হ্যাঁ ম্যাম, রেকর্ডিং অন হয়ে গেছে। अच्छा ठीक है, अभी तो मैथ्स का जो बाकी रह गया है कल वही वाला कर देते, क्योंकि कल इतना तक ही हुआ था एग्जाम पर 36 एप्लीकेशन वाला पॉइंट कर देते होंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे। 36 ये हो गया। अब हम लोग 37 वाला देखते हैं। 37 वाले क्वेश्चन में क्या बना। A company is considering proposal of purchasing a machine either by making full payment of 4,000 or by leasing it for 4 years at an annual rate of 1250। तो बोल रहा है कि कंपनी का प्रपोजल है कि वो परचेज कर ले मशीन को। कंपनी के पास प्रपोजल ये है कि या तो जो मशीन उसे चाहिए वो परचेज कर ले, आइदर बाय मेकिंग फुल पेमेंट ऑफ 4,000, मतलब पूरा 4,000 दे और मशीन खरीद ले, और बाय लीजिंग इट फॉर 4 years, या फिर 4 साल के लिए जो है लीज में ले ले, जिसके लिए उसे साल में 1,250 रुपए करके देना पड़ेगा। बट विच कोर्स ऑफ एक्शन इज प्रेफरेबल, तो कंपनी को कौन सा काम करना चाहिए, कंपनी को खरीद लेना चाहिए या रेंट पे, मतलब हायर चार्जेस या लीज जो भी बोले उस पे लेना चाहिए। इफ द कंपनी कैन बोरो मनी एट 14% कंपाउंडेड एनुअली, तो कंपनी अगर पैसा बोरो करती है, जैसे कि ये मशीन लेने के लिए मान लो कि कंपनी अगर पैसा बोरो करती है, तो बोल रहा है कि बोरोइंग कॉस्ट जो मार्केट में चल रहा है वो 14% चल रहा है, ऐसा हमें बोला हुआ है। हम लोग को ये बताना है कि कंपनी के लिए प्रेफरेबल क्या हो। ठीक है, तो देखो क्या प्रेफरेबल होगा। तो हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एप्लीकेशन करके पता करना है कि क्या प्रेफरेबल है। कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो वो खरीद ले, खरीदने से उसे देना पड़ेगा 4,000 रुपए, या फिर वो लीज पे ले ले। और लीज पे अगर लेना है तो फिर कितना पेमेंट करना पड़ेगा हर साल, लगातार 4 साल तक 1250। तो लीज पे लेने से लगातार 4 साल 1250। अब कब पे करना है, जब कुछ बोला नहीं है तो एंड ऑफ द पीरियड मानना पड़ता है। तो इसमें एन्युटी का कंसेप्ट आ गया कि 1250 करके फिक्स्ड 4 years के लिए सेम टाइम पे हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, तो या तो हमें ये रेंट पे अगर लेंगे तो 1,250 1,250 1,250 करके हमें 4 साल तक देना पड़ेगा, और अगर आज खरीद लेते उसी मशीन को तो 4,000 देना पड़ेगा। तो हमें खरीदना चाहिए या फिर रेंट पे लेना चाहिए। अब अगर हम लोग ऐसे कैलकुलेशन करेंगे कि 1,250 × 4 कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है, तो फिर टाइम वैल्यू मनी का एप्लीकेशन नहीं होता है उसमें। 1,250 × 4, अगर ऐसा करके हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा तो 5,000 रुपया ही पड़ेगा। ठीक है, हमारा 5,000 रुपये पड़ेगा अगर हम लोग रेंट पे ले, खरीदने से 4,000 पड़ेगा, तो बेटर है कि हम लोग रेंट पे ले लें। लेकिन ऐसा हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 1,250 अभी देना, इसका जो वैल्यू है, 1 साल बाद 1,250 का रेंट देना, फिर तीसरे साल 1,250 का रेंट देना, और चौथे साल 1,250 का रेंट देना एक बात नहीं है, क्योंकि ये 4,000 मेरा आज का वैल्यू है। तो मुझे ये 1,250 जितने भी है उसमें से ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, ये आज का वैल्यू नहीं है। अगर हम यहाँ खरीदते हैं, देखो इसको हम Y0 दे देते हैं, यहाँ पर खरीदते हैं तो मुझे 4,000 देना पड़ेगा। और अगर हम लीज पे लेते हैं तो जिस साल खरीदे उस साल के एंड में मुझे 1,250, फिर सेकेंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के एंड में, एज वेल एज फोर्थ ईयर के एंड में मुझे 1,250 देना पड़ेगा। तो 1,250 करके जो मेरा अमाउंट आ रहा है वो मुझे कंपेरेबल नहीं है ना 4,000 के साथ। कैसे कंपेरेबल होगा, 4,000 के साथ कंपेरेबल नहीं होगा।
क्योंकि 4,000 मेरा आज का वैल्यू है, अभी का वैल्यू है, तो मुझे अगर कंपेयर करना है तो ये चारों के चारों 12,550 का मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहिए कि अगर Y0 मतलब जब स्टार्टिंग हो रहा है साल, जब हम लोगों ने ये सोचा कि हमें एक मशीन चाहिए, खरीदना है या कुछ करना है, ठीक है, तो 1250, 4,000 मुझे अभी देना है। तो अगर ये 1250 करके हम अगले 4 साल तक देंगे तो वो सारे 1250 का आज का वैल्यू कितना है, ये तीनों चारों के चारों 1250 का आज का वैल्यू कितना है, देन हमें कंपेयर करना चाहिए। हम लोग ये 5,000 के साथ 4,000 का कंपेयर करेंगे तो हमें कोई भी सही आंसर नहीं मिलेगा। तो बेसिकली हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालना है, वो भी एन्युटी रेगुलर का। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, A/I 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + I होल टू दी पावर n। ए है 1250, आई मतलब इंटरेस्ट होता है, तो इंटरेस्ट यहाँ पर दे रखा है, क्वेश्चन में हमेशा दे देता है 14%। टू दी पावर एन मतलब कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 4 साल तक हमें ये अमाउंट देना है, तो देखते हैं कितना आता है। 234, तो ये मेमोरी से हटा देते हैं, मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल -1 इंटू 1250 डिवाइडेड बाई 14% इक्वल। तो ये माइनस में नहीं आएगा, वो आगे पीछे लिखा हुआ था इस वजह से, तो आंसर आ रहा है मेरा 3642.14। 3642.14, ठीक है। तो अगर हम लोग खरीदते हैं तो हमें 4,000 देना पड़ेगा, और अगर हम लोग रेंट पे लेते हैं तो हमारा आज के डेट पे, अगर हम लोग आज के डेट पे खर्चा देखें तो 3642.14 हो रहा है, जो कि 1250 के हिसाब से हमें देना पड़ेगा 4 साल तक। मतलब हम लोगों ने क्या निकाल लिया कि हम लोग जो रेंट पे करेंगे, या फिर जो हायर चार्जेस बोलो या रेंट बोलो या लीज का जो चार्जेस है, 1250 करके पे करेंगे, उसका आज का वैल्यू है इतना, और आज अगर खरीदे तो पड़ेगा 4,000। तो फिर खरीदना अच्छा है कि फिर भाड़े पे लेना अच्छा है, क्या करना चाहिए? भाड़े पे लेना अच्छा है। हाँ, क्योंकि हमारा कम इन्वेस्टमेंट होगा, हमें सिर्फ 3642 का इन्वेस्टमेंट पड़ेगा। हाँ, भले ही वो इंस्टॉलमेंट में पड़ रहा है 1250, बट कंपेयर तो मुझे आज के सिचुएशन में करना पड़ेगा ना, तो प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट वैल्यू में अगर चेक करके देखें तो ये ज्यादा पड़ रहा है, 4,000। हाँ, प्रेजेंट वैल्यू के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं ना, मतलब किसी चीज का वैल्यू हम आज के वैल्यू के साथ ये 5 4 साल बाद का वैल्यू तो कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे आज किसी के पास 10,000 है और 10 साल बाद भी उसके पास 10,000 है, दोनों का वैल्यू बराबर नहीं हुआ ना। आज मेरे पास 10,000 है, उससे हम जो खरीद सकते हैं 4 साल बाद वाले 10,000 से वो नहीं खरीद सकते। तो मुझे अगर कंपेयर करना है तो मुझे सभी को एट पार करना पड़ेगा, मतलब किसी भी एक बेस में लाना पड़ेगा, या तो सारी चीजों का फ्यूचर वैल्यू निकालना होता है या सारी चीजों का प्रेजेंट। लेकिन जब मुझे प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ ही है कि 4,000 मेरा आज का वैल्यू, अगर हम खरीदते हैं तो मुझे 4,000 पॉकेट से निकाल के देना पड़ेगा। वहीं पर अगर हम लोन लेते हैं तो मुझे 1250 करके 4 साल, लेकिन जैसे ही 1250 पेमेंट का टाइम पुराना होते जाएगा वैसे वैसे उसका वैल्यूएशन गिरते जाएगा। तो 1250 वैसे तो देखने में देखो 5,000 दिख रहा है, बट थोड़ी ना 5,000 के बराबर है ये 1250। तो वैसे सोचेंगे तो हम लोग को लगेगा फिर खरीदना बेटर है, लेकिन लीज इज बेटर ना। तो टाइम वैल्यू मनी का एप्लीकेशन इसीलिए बोला जाता है। तो हम लोगों ने चैप्टर में स्टार्टिंग में ये सारा चीज पढ़ा था कि क्यों हम लोग इंटरेस्ट, जैसे बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, एफडी करते हैं तो बैंक हमें इंटरेस्ट दे देता है, तो क्या बैंक हम लोगों को एक्स्ट्रा कुछ अर्निंग दे रहा है? जैसे मान लो हम लोगों ने 1 लाख का एफडी कर दिया, मान लो 1 ईयर के लिए, अब बैंक बोल रहा है कि ये स्कीम में आपको 1 साल बाद 1,20,000 मिलेगा, एक एग्जाम्पल बोल रहा है, तो क्या बैंक हमें 20,000 एक्स्ट्रा दिया? क्यों देगा? बैंक तो बिजनेस करता है, वो कभी हमें एक्स्ट्रा नहीं देगा। वो तो 1 साल बाद 1 लाख रुपए का वैल्यू 1,20,000 के बराबर हो जाता है, मतलब जो रेट चलता है ना, जो हमारा इंटरेस्ट रेट, उसके हिसाब से बैंक देता है। अब इंटरेस्ट रेट बहुत सारी चीजों से इम्पैक्ट होता है, जैसे कि समय के साथ साथ इन्फ्लेशन के वजह से, बहुत सारी चीजों के वजह से, तो वैसे कंपेंसेट किया जाता है, ठीक है, इसी वजह से, और कुछ नहीं।
तो यही टाइम वैल्यू मनी का कंसेप्ट है। तो ये एप्लीकेशन इसी वजह से हमें पता होना जरूरी है कि हमें कोई चीज खरीदना चाहिए या भाड़े पे लेना चाहिए। तो भाड़ा देखते हैं कितना है, फिर उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, फिर कंपेयर करना चाहिए। तो लीज इज बेटर इसमें हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 38। इसमें क्या बोला है, बोल रहा है कि मशीन कैन बी परचेज फॉर 50,000। अगर हम लोग एक मशीन खरीदना चाहें तो 50,000 रुपए पड़ेगा। मशीन विल कंट्रीब्यूट 12,000 पर ईयर। और मशीन से जो कंट्रीब्यूशन मिलेगा, मशीन से कंट्रीब्यूशन का मतलब ये हो जाता है कि मशीन को हम लोग क्यों लगा रहे हैं अपने बिजनेस में, ताकि हमारे लिए प्रोडक्शन हो और वो प्रोडक्शन बेच के हमें कुछ प्रॉफिट मिले। तो बोल रहा है कि मशीन से हमें 12,000 हर साल का प्रॉफिट मिलेगा। कंट्रीब्यूशन मतलब एक बार प्रॉफिट मान के चल सकते हैं, ठीक है, प्रॉफिट ही होता है बेसिकली। ये कंट्रीब्यूशन का अगर बहुत मतलब कोर मीनिंग हमें पता करना है तो कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेल से अगर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो उसे बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। और इस कंट्रीब्यूशन से अगर हम लोग जो है फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट। लेकिन इसे अभी फिलहाल मैथ्स के लिए हम लोग प्रॉफिट ही मान सकते हैं। ये बेसिकली कॉस्ट का सिस्टम है। मतलब अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं, अब हमें प्रॉफिट कैसे पता चलता है, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट करने से हमें प्रॉफिट पता चलता है, ठीक है। कि मैंने एक प्रोडक्ट 12 रुपए में बेचा और उसको खरीदने में मुझे 10 रुपए लगे थे, तो ये हो जाएगा मेरा 2 रुपए का प्रॉफिट। अब ये टोटल कॉस्ट को अगर हम लोग फिक्स्ड और वेरिएबल में डिवाइड करते हैं, ठीक है, कि मेरा इस प्रोडक्ट को बनाने में, एक्चुअली ये मैन्युफैक्चरिंग के केस में होगा, बनाने में फिक्स्ड खर्चा कितना था, वेरिएबल खर्चा कितना था। तो वेरिएबल सिर्फ माइनस करने से हमें कंट्रीब्यूशन मिलता है, फिक्स्ड भी माइनस करने से प्रॉफिट। एक्चुअली जब बिजनेस स्टार्ट होता है ना, तो कभी भी कोई भी अपना फिक्स्ड खर्चा पहले पे नहीं कर सकता है। उसका पहले जो टारगेट है वो ये रहता है कि वो वेरिएबल कॉस्ट कम से कम रिकवर कर ले, फिर धीरे धीरे फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर कर लेगा। मतलब आज बिजनेस स्टार्ट किया, आज ही अगर हम सोचेंगे मैंने जो मशीन खरीदा उसका खर्चा पूरा निकल जाए या फिर उसका पूरा मतलब कॉस्ट मुझे रिकवर हो जाए, या हम जो रेंट दे रहे हैं वो मुझे रिकवर हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, हम अगर कोई प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं तो उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल का खर्चा लग रहा है, लेबर का खर्चा लग रहा है, वो सब निकल जाए तब ना बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा। तो इस तरीके से तो जो भी हो, यहाँ पर हम लोग कंट्रीब्यूशन को फिलहाल प्रॉफिट बोल के मान के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि मशीन 12,000 पर ईयर करके नेक्स्ट 5 ईयर के लिए कंट्रीब्यूशन करेगा और मशीन खरीदने पे हमें 50,000 रुपए लग जाएंगे। एज्यूम बोरोइंग कॉस्ट 10% पर एनम। मतलब ये मार्केट में, मतलब ऑन दैट मोमेंट, जैसे मैंने बोला ना अभी बैंक हमें इतना एफडी पे इंटरेस्ट देता है, तो इंटरेस्ट चेंज होते जाता है ना, तो वो तो हर एक सिचुएशन की वजह से होता है कि हमें इंटरेस्ट का रेट इतना कम ज्यादा, बहुत सारे सिचुएशन की वजह से। तो वही बोल रहा है कि अगर बोरो करने जाए मार्केट में तो अभी जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली चल रहा है। डिटरमाइन वेदर मशीन शुड बी परचेज्ड और नॉट। तो हमें ये बताना है कि हम लोग को मशीन परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कैसे समझेंगे, यहाँ पर लिखते हैं कि अगर हम लोग मशीन खरीदते, हम इसको पूरा ड्रॉ करके दिखाते हैं। हम लोग को 5 साल तक, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, 5 साल तक पे करते, 5 साल तक मिलेगा 12,000 करके कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम Y0 लिखेंगे, इसको Y1 लिख लेंगे, इसको Y2 लिख लेंगे, इसको Y3 लिख लेंगे, Y4 और Y5। तो पहले तो मुझे मशीन खरीदना पड़ेगा, पहले खरीदेंगे तब ना जाके उससे कुछ प्रोडक्शन करके अर्निंग करेंगे। तो जब हम मशीन खरीदेंगे तो उसके लिए मेरा मशीन का कॉस्ट होगा, परचेज अगर करते हैं तो 50,000। अब उस मशीन को यूज करना स्टार्ट किए तो हमें जैसे ही यूज किया तो 1 साल के एंड में हम लोगों ने देखा 12,000 का हमारे पास अर्निंग आया, फिर नेक्स्ट ईयर के एंड में भी 12,000 का अर्निंग आया, फिर 12,000 का अर्निंग आया, फिर 12,000 का अर्निंग आया, फिर 12,000 का अर्निंग आया। तो अर्निंग हम लोग हर ईयर के एंड में चेक कर रहे हैं। तो ये जब खरीदा तब से लेके ईयर खत्म होने पे इतना ये अर्निंग आया। अब हम लोग कैसे पता करें कि हमें मशीन खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। देखो, उस मशीन को यूज करके अगर हमें प्रॉफिट मिल रहा है तो हम लोग मशीन को जरूर खरीद सकते हैं। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे जो रिटर्न मिलेगा इस मशीन को यूज करके, रिटर्न मतलब बिजनेस में जो प्रॉफिट मिलेगा वो अगर ग्रेटर देन कॉस्ट है तो मुझे मशीन को परचेज करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि सिंपल सा बात है, मैंने एक 50 रुपए का, 50,000 का, ठीक है, 50,000 का मशीन खरीदा और उसको यूज करके 1 साल में मैंने 51,000 कमाया,
ठीक है। तो फिर मैंने 1,000 रुपए रिटर्न कमाया, तो मुझे ये मशीन खरीदना चाहिए, तो मुझे यहाँ पर वैसे ही चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर मेरा जो रिटर्न है वो अगर मेरे कॉस्ट से ज्यादा है तो बिल्कुल मुझे खरीदना चाहिए, लेकिन मेरा जो रिटर्न है बिजनेस में वो अगर मेरे इस मशीन के कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पा रहा है तो मुझे नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। तो ये डिसीजन मेकिंग हो गया कि मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब हम कंपेयर कैसे करें, ये तो मेरे अभी का वैल्यू है। अब मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है, अगर हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि 12,000 रुपए करके 5 साल में हम लोग को मिल रहा है 60,000, तो मैंने 50,000 का मशीन खरीदा, 60,000 अर्न करने वाले हैं तो मुझे खरीद लेना चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये 12,000 मुझे कम मिल रहा है, 12,000 का जो वैल्यू है ना, इसका उससे कम है, इसका उससे कम है, इसका उससे और कम है, इसका उससे और कम है, क्योंकि टाइम जाते जा रहा है तो फिर वैल्यूएशन में भी चेंज आते जाएगा ना। तो फिर हम लोग को क्या करना है, ये सभी 12,000 का, ये जितने भी 12,000 दिख रहे हैं, ये सभी 12,000 का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ताकि हम कंपेयर कर पाए। प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, ये 12,000 का, ये 12,000 का, ये 12,000 का, क्योंकि मुझे कंपेयर तो किससे करना है, 50,000 से ना, तो 50,000 तो आज का वैल्यू है। तो ये 5 साल में जो हमें 12,000 मिलेगा, ये सबका मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, 12,000 का प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 12,000, ठीक है। तो ये 5 साल में जो मिलेगा इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और 50,000 से कंपेयर करेंगे। तो ये तो एन्युटी हो गया। क्यों, एन्युटी का रूल्स क्या है कि हमें एक फिक्स्ड अमाउंट पेड या रिसिप्ट होने वाला है, जैसे कि यहाँ पर रिसिप्ट होने वाला है कितने सालों तक, फिक्स्ड पीरियड तक, 5 साल तक। कब होने वाला है, हर साल के एंड में, ठीक है। तो ये पूरा एन्युटी को मैच कर रहा है, तो हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला लगाएंगे। अब रेगुलर लगाए के ड्यू, क्योंकि क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है और वैसे भी ईयर एंड में मिल रहा है, तो हम लोग रेगुलर ही लगाएंगे ना, बोला तो है ईयर एंड, तो रेगुलर लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा A/I 1 - 1 / 1 टू दी पावर n। तो A है 12,000, ठीक है, और I है 14%, नहीं, इसमें शायद 10% है। हाँ, 10%, जो इंटरेस्ट रेट है वो है हम लोग का 10%। 1 - 1 / 1 + 10% टू दी पावर 5। तो कितना आ जाएगा, 10 / 100 + 1 इंटू 2, 3, 4, 5। मेमोरी खाली करते हैं, मेमोरी +1 / मेमोरी रिकॉल, जितना भी आया -1, जितना भी आया, इंटू 12,000 /10% इक्वल टू, तो 45,489 आंसर आ रहा है। ठीक है, लिख लेते हैं, 45,000 489 पॉइंट समथिंग, तो पॉइंट को हटाते, 45,489। तो अगर मुझे रिटर्न इतना मिलेगा, अगर हम आज रिटर्न का कैलकुलेशन करें तो मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है, 45,489 रुपीज का रिटर्न मिलेगा, और जबकि मेरा इस मशीन को खरीदने में पड़ जाएगा आज के डेट पे 50,000, तो मुझे मशीन खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। बोलो, मेरा रिटर्न हो रहा है, मुझे इस मशीन से अर्निंग मिलेगा 45,489, और मुझे इस मशीन को खरीदने में पड़ जाएगा 5 साल, और हम 5 साल तक इस मशीन को चला सकते हैं, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला है, ये नहीं बोला इसके आगे भी चला सकते हैं। तो हमें बस इसी पे बेस करके बताना है। तो मैंने 50,000 का चीज खरीदा और 5 साल में उससे रिटर्न जनरेट किया है 45,489, तो क्या मुझे ये मशीन खरीदना चाहिए, नहीं मैम। नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। तो लिखना है मशीन शुड नॉट बी परचेस्ड। तो फिर हमें मशीन जो है ये खरीदना नहीं चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, 39 वाला, इसमें क्या होगा।
सेम वैसा ही सारा क्वेश्चन है, ठीक है, बस नाम अलग अलग कर दिया है। तो ये जो टॉपिक है ना, देखो मैंने यहाँ पर टॉपिक का लिस्ट लिख पाया था, ये जो 38 वाला भी हम लोगों ने किया, जैसे लीज वाला तो बता रहे, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि अगर हम लोग ऐसा कोई खर्चा कर रहे हैं जिसका बेनिफिट हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए मिलने वाला है, एक साल से ज्यादा मिलता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि हम लोग कोई एसेट खरीद ले, एसेट का मतलब एसेट में फिक्स्ड एसेट होता है, करंट एसेट, लेकिन हम फिक्स्ड एसेट का बात कर रहे हैं एसेट में। जैसे कि हम लोगों ने कोई बिल्डिंग खरीदा, तो कोई बिल्डिंग खरीद रहे हैं या कोई मशीन खरीद रहे हैं या कोई फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो नॉर्मली वो हम लोग अभी खरीद रहे हैं और 2-3 महीने बाद बेच देंगे, ऐसा तो नहीं होता है। तो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए जो चीज हम लोग खरीदते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और उसका बेनिफिट भी जो है वो हमारे लिए मतलब इकोनॉमिकली बहुत प्रॉफिटेबल होता है। इस तरीके का चीज अगर हम लोग खरीदते हैं तो उसे हम लोग फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। फिक्स्ड एसेट को हम लोग इजीली कैश में कन्वर्ट कर भी नहीं सकते। फिक्स्ड एसेट जैसे अगर कोई चाहे तो अपना, मान लो किसी के पास एक्स्ट्रा फ्लैट है वो बेचना चाहता है, लेकिन वो उतना आसान नहीं। किसी के पास एक जमीन है वो बेचना चाहता है, तो वो उतना आसान बात नहीं है। ये मतलब फिक्स्ड एसेट जो है इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं होता है कि बहुत आसानी से कैश में कन्वर्ट हो गया। तो अभी हम लोगों ने वो कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला ही पढ़ा, क्योंकि मशीन खरीदना एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग 39 वाला देखते हैं। इसमें क्या बोला है? इसमें बोल रहा है कि मशीन विथ यूजफुल लाइफ ऑफ 7 years कॉस्ट 10,000 वाइल अनदर मशीन विथ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years कॉस्ट 8,000। तो दो मशीन का बात बोला है। एक मशीन का कॉस्ट है 10,000 जिसका लाइफ है 7 years, और एक मशीन जो है जिसका कॉस्ट है 8,000 उसका लाइफ है 5 years। तो हम लोग इसको पहले ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमें दो मशीन का बात बोला है। एक मशीन का लाइफ है 5 साल, 1 2 3 4 5, और एक का है 7 साल, 1 2 3 4 5 6 7। और जो 7 years चलेगा उस मशीन का जो कॉस्ट है, हम यहाँ पर Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7, और यहाँ पर भी सेम Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5। तो ये मशीन हमें खरीदना पड़ेगा, इसका कॉस्ट है 10,000। और ये मशीन हम लोग अगर खरीदते हैं इसका कॉस्ट है हम लोग का 8,000, और इसका लाइफ है 5 साल और इसका लाइफ है 7 साल, यही बोला है। अभी तक हम लोगों ने इतना ही पढ़ा। द फर्स्ट मशीन सेव्स लेबर एक्सपेंसेस ऑफ 1900 एनुअली। अगर हम लोग ये मशीन लगा लेते हैं, पहले वाली जो मशीन का बात हो रहा है, तो लेबर का खर्चे में 1900 का बचत हो सकता है। मतलब मशीन तो फास्ट काम करेगा ना, लेबर यानी ह्यूमन बींग, तो ह्यूमन बींग से मशीन जल्दी जल्दी काम करेगा। बोल रहे हैं कि अगर हम लोग मशीन लगवा लेते हैं तो हमारा एक्सपेंसेस 1900 रुपए सालाना कम हो जाएगा, ईयरली, ठीक है, एनुअली। तो ये कम हो जाएगा। एंड द सेकंड वन सेव्स लेबर एक्सपेंसेस 2200 एनुअली। दोनों मशीन लगाने पे हमें लेबर के खर्चे में बचत दिख रहा है। एक में 1900 रुपए का दिख रहा है, दूसरे में 2200 रुपए का दिख रहा है। डिटरमाइन द प्रेफर्ड कोर्स ऑफ एक्शन। तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब क्या हमें मशीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एज्यूम कॉस्ट ऑफ बोरिंग 10% कंपाउंडेड पर एनम। तो हम लोग को पहले वाले मशीन में कितने का बचत है, हर साल 1900। और दूसरे वाले मशीन में हम लोग का हर साल बचत है 2200। अब कैसे हम लोग समझे कि हमें ये मशीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सीधा बात है, मेरा 1900 रुपए करके हर साल बचत होगा, लेकिन उसके लिए मुझे आज 10,000 खर्चा करना पड़ेगा। कितने साल तक बचत होगा, जितना इस मशीन का लाइफ है, क्योंकि जैसे ये मशीन खत्म हो जाएगा इसका लाइफ, मतलब ये और नहीं काम कर पाएगा, तो हम लोग को उसे हटा देना पड़ेगा ना। तो 7 साल तक हमें 1900 रुपए करके बचत मिलेगा, ये पता चल रहा है, लेकिन उसके लिए तो आज 10,000 खर्चा करना पड़ रहा है। तो ये 1900 रुपए का जो बचत है उसका आज का वैल्यू निकालना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1900। तो जितना भी होगा उसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे। अगर वो 10,000 से
ज्यादा होता है तो ही हमें मशीन खरीदना चाहिए। मान लो मेरा बचत जो है, ये तो 1900 तो मेरा बचत है, तो अगर मेरा सेविंग्स मान लो 10,000 से ज्यादा गया तो ही हमें ये मशीन खरीदना चाहिए, अदरवाइज क्यों खरीदे। तो अभी हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, तो अभी हम लोगों को निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1900, जो कि एक एन्युटी है। एन्युटी मतलब जो चार कंसेप्ट होता है एन्युटी में, चार सिस्टम से एन्युटी चलता है। एक है कि एन्युटी में अमाउंट फिक्स्ड होता है, कितने सालों के लिए होता है वो भी फिक्स्ड होता है, जैसे कि 7 साल के लिए 1900 फिक्स्ड है, रेगुलर बेसिस पे होगा, और 1900 एक पीरियोडिक वे में जा रहा है जो कि ईयर एंड में हो रहा है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1900 निकालेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा, A/I 1 - 1 / 1 + I होल टू द पावर n। 1900 डिवाइडेड बाई 10%, 1 - 1 / 1 + 10% होल टू दी पावर 7। देखते हैं कितना आता है, इंटू 2 3 4 5 6 7, 1 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल -1 इंटू 1900 डिवाइडेड बाई 10%, 9249। ये पहला वाला आ रहा है 9249.99, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 9250 अप्रोक्स, ठीक है। तो मुझे आज 10,000 रुपए खर्चा करना है, तो फिर जो बेनिफिट मुझे 7 साल में मिलेगा 1,900 रुपए करके, उसका आज का वैल्यू है 9250। मतलब मुझे बेनिफिट मिल रहा है 9250 का, और उसके लिए मुझे 10,000 खर्चा करना है। क्या मुझे करना चाहिए? नहीं करना चाहिए मैम। नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये मशीन हमें परचेज नहीं करना चाहिए। नो, ठीक है, परचेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो हमें तो एमसीक्यू देगा तो लिखना तो है नहीं, हमें तो बस आंसर निकाल के टिक करना है, ठीक है। अब इसमें भी सेम तरीके से चेक करेंगे कि 2,200 रुपए करके मुझे जो बेनिफिट मिलेगा उसका मेरा आज का वैल्यू कितना है, ये भी मुझे निकालना पड़ेगा, तब ना हम कंपेयर कर पाएंगे कि आज खर्चा 8,000 करना है तो मुझे बेनिफिट जो है वो इतने अमाउंट का जो मिलने वाला है, इसका मतलब मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है 2200 का, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू 1 - 1 / 1 + I होल टू दी पावर 10, 2200, 10% होल टू दी पावर 5। 10 डिवाइडेड बाई 100 +1, 2 3 4 5, 1 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल -1 इंटू 2200 डिवाइडेड बाई 10, 8339.7, तो 8340 हम लोग लिख सकते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू, ये जो पैसा रिसीव होने वाला है उसका आज का वैल्यू 8340, तो 8,000 खर्चा करके अगर देखा जाए तो मुझे जो बेनिफिट 5 साल में मिलने वाला है उसका आज का वैल्यू है 8340। तो 8340 का मुझे बेनिफिट होगा अगर हम 8,000 का खर्चा करते हैं, तो क्या मुझे ये मशीन खरीदना चाहिए? तो मैम एक बार क्या रिपीट मुझे कर ये सकते हैं? मशीन खरीदना चाहिए? हाँ, मतलब बोल रहे हैं इधर कि अगर मुझे 8,000 रुपए खर्चा करना है, मुझे बेनिफिट 8,340 का मिल रहा है, 8340, तो क्या मुझे मशीन खरीदना चाहिए? तो फिर तो मैम खरीदना चाहिए। हाँ, तो लिखना है भाई कि सेकंड वाला मशीन खरीदना चाहिए।
इस यस केस में बाय द हाँ, या फिर ऐसे लिख सकते हैं सेकेंड मशीन इज प्रेफरेबल, ऐसे लिख सकते हैं। अगर हमें कुछ लिखना है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दोनों मशीन में ऐसे लिख सकते हैं, सेकेंड मशीन इज प्रेफरेबल एज कॉस्ट इज लेस देन फ्यूचर बेनिफिट बाई 340। मतलब जो फ्यूचर बेनिफिट हमें मिलने वाला है उससे हमारा कॉस्ट 340 रुपए कम हो रहा है, तो फिर हमें खरीदना चाहिए। मतलब ये मशीन खरीद के इससे जो लेबर कॉस्ट बचाएंगे उससे हमें 340 का बेनिफिट होने वाला। ठीक है, तो ये हम लोग का कौन सा पॉइंट हुआ। तो देखो हम लोगों ने लीज तो किया, लास्ट क्लास में किया, आज भी एक क्वेश्चन किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जब कुछ एसेट खरीद रहे हैं, दो क्वेश्चन इस पे भी किया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड का वैल्यूएशन। ठीक है, बॉन्ड का वैल्यूएशन मतलब अगर मार्केट में बॉन्ड खरीदने जाओगे तो बॉन्ड खरीदना चाहिए, कौन सा बॉन्ड कौन सा नहीं करना खरीदना चाहिए, तो उस पे टाइम वैल्यू मनी का कैसे एप्लीकेशन हम लोग कर सकते हैं। तो बॉन्ड वैल्यूएशन या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं डिवेंचर। तो डिवेंचर के बारे में मैंने लास्ट क्लास बताया कि डिवेंचर क्या है, पब्लिक कंपनी जब, देखो नॉर्मली ये दोनों चीजें कंपनी इशू कर सकती है। ठीक है, कंपनी बॉन्ड भी इशू कर सकती है, कंपनी डिवेंचर भी इशू कर सकती है, और ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही लोन है। ठीक है, लोन, पब्लिक से लिया गया लोन। अब इशू किसको करती है कंपनी, पब्लिक से, पब्लिक को। ठीक है, तो कंपनी पब्लिक को जब डिवेंचर या बॉन्ड इशू करती है, इसका मतलब हो गया कि कंपनी पब्लिक से लोन ले रही है। ठीक है, अब जब भी कंपनी डिवेंचर या बॉन्ड इशू करेगी तो उसे क्या क्या बताना होता है, देखो। इशू करने के पहले कंपनी को बॉन्ड हो या डिवेंचर, बताना पड़ेगा फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर। जैसे शेयर का फेस वैल्यू होता है वैसे डिवेंचर का भी होता है। नॉर्मली कुछ ना बोले क्वेश्चन तो डिवेंचर या बॉन्ड का फेस वैल्यू 100 होता है। ठीक है, ये सब हम लोग अकाउंट्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा बता देते हैं, नहीं तो कंसेप्ट नहीं होने से नहीं समझ में आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। वो बताना पड़ेगा कितना है। कैसे रिडम्पशन होगा, रिडम्पशन का मतलब होता है कि कैंसिल होना। मतलब जैसे कि 5 साल का लोन लिया तो 5 साल बाद लोन कैंसिल हो, मतलब लोन खत्म हो जाएगा तो उसको रिडेम्पशन बोलते हैं। तो वैसे डिवेंचर या बॉन्ड को रिडेम्पशन बोलते हैं। तो रिडेम्पशन का टाइम बताना पड़ता है कंपनी को कि कब रिडीम होने वाला है, मतलब 5 साल बाद, 6 साल बाद, और किस तरीके से रिडीम होगा। टाइप, टाइप का मतलब हो गया किस तरीके से, मतलब कि पार पे रिडीम होगा, प्रीमियम पे रिडीम होगा, या डिस्काउंट पे रिडीम होगा। जैसे कि डिस्काउंट वाला प्रैक्टिकल उतना नहीं होता है। ठीक है, ये वाला छोड़ ही दो, ये होता नहीं है, डिस्काउंट पे रिडीम नहीं होता है। रिडीम नॉर्मली पार या प्रीमियम पे हो सकता है। अब ये पार या प्रीमियम पे रिडीम का मतलब हो गया, जैसे कंपनी ने 100 रुपए लिए थे, एक डिवेंचर इशू किया। मान लो ये पर्सन ने कंपनी का एक डिवेंचर खरीदा था, जब कंपनी ने डिवेंचर इशू किया था, 100 रुपए का एक डिवेंचर खरीदा था। अब 5 साल बाद, उस तब लिखा हुआ था कि 5 साल बाद ये डिवेंचर रिडीम होगा, और कंपनी ने बोल दिया था कि हम पार पे रिडीम करेंगे, मतलब 5 साल बाद इन्हें कितना मिलेगा, 100 रुपए मिलेगा। और अगर प्रीमियम पे हुआ तो फिर ऐसे 100 रुपए दिया था, प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा। तो मान लो कंपनी ने बोला था हम 10% प्रीमियम में रिडीम करेंगे तो 110 रुपए देंगे, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो रिडेम्पशन के लिए टाइम बताना पड़ता है, कब रिडेम्पशन होगा, और टाइप भी बताना पड़ता है। और उसके साथ और एक चीज भी हमें देखना है, दैट इज कूपन रेट। ठीक है, कूपन रेट का मतलब कुछ नहीं, जो हम लोग का इंटरेस्ट रेट होगा, मतलब कितना इंटरेस्ट देगी कंपनी लोन के ऊपर, कितना इंटरेस्ट देगी। कूपन रेट का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उसका परसेंटेज एज वेल एज टाइम, मतलब कैसे करके पे होगा। टाइम का मतलब हो गया ईयरली, क्वार्टरली। ठीक है, ये देखो ईयरली
इंटरेस्ट देगी या क्वार्टरली देगी या फिर सेमी एनुअली, मंथली, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये कंपनी को बताना पड़ेगा। अच्छा, अब ये बॉन्ड का कैलकुलेशन जो है कैसे करके हम लोग करें कि हमें मार्केट में अगर कोई बॉन्ड दिख रहा है, कंपनी ने इशू कर रखा है, तो वो बॉन्ड हमें खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो उसके लिए हम पहले एक एग्जाम्पल करवाते, फिर जो है यहाँ से मैथ से भी देखते क्या है। पहले हम एक अपना एग्जाम्पल लिखवाते हैं। मिस्टर एक्स परचेज बॉन्ड फॉर फेस वैल्यू एट द रेट ऑफ 100 each for interest face value into number of bond into rate of interest into time equal 10,000 rupees, 10,000, coupon rate 8% per annum, redeem at par for 3 years. Discount say discount rate 10% per annum. फिर लिखना है should he purchase the bond, तो यहाँ पर बोला है मिस्टर एक्स ने परचेस किया एक बॉन्ड जिसका फेस वैल्यू है 100 रुपए, और इंटरेस्ट कितना है वो मैंने लिख दिया है इसमें 10,000। ठीक है, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर कहीं नहीं दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे होता है। ठीक है, तो 100 रुपए का जो है फेस वैल्यू है, जितने सारे बॉन्ड उन्होंने खरीदा है इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू जितने समय के लिए, वो मल्टीप्लाई करने से हम लोग का ये इंटरेस्ट का रेट आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने ये कैलकुलेट करके ही दे दिया है, बट अगर हमें कैलकुलेट करना पड़े तो इस तरीके से करेंगे, अगर क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे। तो उनको इंटरेस्ट मिलेगा 10,000 करके। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट बोला है कि 10,000 करके इंटरेस्ट मिलेगा, उसके बाद बोल रहा है कि कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट जो है वो 8% पर एनम है। रिडीम्ड कब होगा, बोल रहा है 3 साल बाद होगा, पर वैल्यू पे, मतलब 100 रुपए के बदले 100 रुपए मिलेगा एक एक डिवेंचर पे। डिस्काउंट रेट है 10% पर एनम, तो क्या उन्हें ये डिवेंचर परचेस करना चाहिए या बॉन्ड जो भी बोलो ये परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दो बेनिफिट मिलता है। देखो जब हम लोग मिस्टर एक्स परचेज बॉन्ड फॉर फेस वैल्यू इच फॉर, एक सेकेंड में, ये 10,000 ना ऊपर लिखना पड़ेगा, ये यहाँ नहीं आएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे बनना चाहिए, ईच फॉर रुपीज 10,000, वो इंटरेस्ट 10,000 नहीं होगा। ठीक है, तो क्या किया है कि मिस्टर एक्स ने 10,000 रुपए का बॉन्ड परचेस किया है, जो एक एक बॉन्ड 100 रुपए का था। और इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने बता दिया है। अब इंटरेस्ट रेट बता दिया है 8% पर एनम, रिडीमेबल एट पार 3 इयर्स, तो 3 साल बाद रिडीम होगा। और कैसे मिलेगा, बोल रहा है कि पार पे रिडीम होगा, मतलब 100 की जगह 100 ही मिलेगा। तो अगर हम लोग बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें दो चीज मिलता है। क्या मिलता है, एक मिलता है हमें
इंटरेस्ट, जैसे हम लोग किसी को लोन देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, और जब लोन का पूरा वैल्यू वो रीपे करेगा तब अगर एक्स्ट्रा देने का बात हुआ है तो वो मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो मिस्टर एक्स का दो बेनिफिट है ये बॉन्ड लेके। एक तो जब ईयर मतलब रिडीम होगा जैसे कि 3 साल बाद, तो ये देखो 1 2 3, तो एक 100 रुपए की जगह उन्हें कितना मिलने वाला है, 100 ही मिलने वाला है। तो इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, 100 की जगह 100 ही मिलेगा, क्योंकि बोला है कि पार वैल्यू पे रिडीम होगा, पार का मतलब नॉमिनल वैल्यू पे। और इसके अलावा और क्या मिलेगा इन्हें, 3 साल तक इन्हें मिलेगा, 3 साल के एंड में ऐसा होगा, लेकिन एक 100 रुपए नहीं मिलेगा, जितना उन्होंने खरीदा है बॉन्ड उसके ऊपर मिलेगा। और यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा, हर साल के एंड में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, तो 3 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा। अब उन्हें ये बॉन्ड खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, तो वो कैसे पता करेंगे, तो आज उनको कितना इन्वेस्ट करना है इस बॉन्ड को खरीदने के लिए, और इनको जो भी बेनिफिट मिलने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो आज उनको कितना पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, 10,000 रुपए, उन्हें 10,000 रुपए का बॉन्ड लेना पड़ रहा है, और बदले में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो सभी इंटरेस्ट का आज का वैल्यू निकालेंगे, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। और ये जो हमें मिलने वाला है अमाउंट, ठीक है, ये जो 100 रुपए की जगह 100 हमें मिलेगा पार वैल्यू पे जो है रिडीम होने वाला है, तो ये पार पे रिडीम होने वाला है। लेकिन ये 100 रुपए हमें कब मिलेगा, 3 साल बाद, तो उस 100 रुपए का भी आज का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 100 रुपीज, जो हमें 3 साल बाद मिलने वाला है। मतलब जो फेस वैल्यू पे इशू हुआ है वही रिडीम भी हमारा फेस वैल्यू यानी पार पे हो रहा है। तो जब भी हम लोग बॉन्ड खरीदते हैं हमें दो चीज मिलेगा, एक तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा और दूसरा हमें वो पैसा रिटर्न मिल जाएगा जितने समय बाद देने का बात हुआ है। तो हमें दोनों का ही प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। अगर दोनों वैल्यू मिला के 10,000 रुपए से ज्यादा हुआ तो ही हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आज तो मुझे 10,000 रुपए लगाना पड़ेगा ना। तो हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट। तो क्या क्या बेनिफिट है, दो है, एक है एन्युइटी, तो जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको हम एन्युइटी बोल सकते हैं। एक है इंटरेस्ट जिसको हम एन्युइटी की तरह कंप्यूट करेंगे, और एक है मेरा सिंगल कैश फ्लो, क्योंकि आज मुझे लगाना है 10,000 रुपए और उसके बदले मुझे फ्यूचर में क्या मिलेगा, 10,000 ही मिलेगा, 10,000 के बदले 10,000 मिलेगा, क्योंकि पार पे रिडीम होगा, जितना पैसा कंपनी को दिया पैसा टोटल उतना रिटर्न हो जाएगा। तो फिर इसमें मतलब इन्वेस्ट करके फायदा क्या है ना, इंटरेस्ट मिलेगा, फायदा तो है। अब सिंगल कैश फ्लो, लेकिन वो मुझे 3 साल बाद मिलेगा, तो 3 साल बाद मेरे 10,000 का वैल्यू 10,000 थोड़ी ना रहेगा, उससे कम हो जाएगा। तो सिंगल कैश फ्लो का भी मुझे क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू। तो अभी हम लोग निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सिंगल कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। ये कैसे हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू मतलब ए इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू 1 + i होल टू दी पावर n। तो मुझे आज 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने, 10,000 रुपए का बॉन्ड खरीदना है, और इंटरेस्ट रेट मेरा चल रहा है 10% करके। 3 साल बाद मुझे ये 10,000 रुपए मिलने वाला है, तो उसका आज का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 3 × 10,000। ओह सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया यहाँ पर अभी। मुझे फ्यूचर में 10,000 रुपए मिलने वाले हैं ना, पार पे ही जो रिडीम होगा, तो मेरा उस 10,000 का आज का वैल्यू कितना है, तो ये हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई ये वाला वैल्यू, तो 1.123, 1.331, 7,513। तो जो 10,000 रुपए मुझे मिलने वाले हैं 3 साल बाद, उसका आज का वैल्यू है हम लोग का, जैसे इसको 10,000 ही कर देते हैं, मैंने ये एक के हिसाब से दिखाया था, तो 10,000 कर लेते हैं इसे।
10,000 रुपए मुझे मिलेगा, ठीक है। लेकिन 10,000, देखो आज हम 10,000 इन्वेस्ट करेंगे, मुझे 3 साल बाद भी 10,000 मिलने वाला है, लेकिन उस वो 3 साल बाद का 10,000 और आज के 10,000 में फर्क है। तो 3 साल बाद जो 10,000 मिलेगा उसका आज का वैल्यू है 7,513। तो मुझे एक बेनिफिट जो है वो 7,513 का मिलने वाला है, जो कि 10,000 का प्रेजेंट वैल्यू है। और इंटरेस्ट जो मिलेगा उसका आज का वैल्यू निकालेंगे तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालेंगे तो A/I ईयर के एंड में मिलेगा। तो फिर ये हम लोग का एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला लगेगा। इंटरेस्ट कितना करके मिलेगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने 100 रुपए करके 10,000 रुपए का बॉन्ड लिया, ठीक है। तो फिर 100 रुपए करके 10,000 रुपए का बॉन्ड, मतलब इंटरेस्ट कितना कितना होगा, देखो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना होगा। कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, फेस वैल्यू है 100, फिर कितना मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ बॉन्ड। तो बॉन्ड कितना सारा खरीदा है, 10,000 रुपए का बॉन्ड खरीदा है, 100 रुपए का एक बॉन्ड है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड कितना होगा। हम लोगों ने 10,000 रुपए का टोटल बॉन्ड खरीदा है, एक बॉन्ड जो है 100 रुपए का है। जैसे 10,000 रुपए का शेयर खरीदा, एक शेयर 100 रुपए का है, तो कितना सारा शेयर खरीदा, बोलो। 100 रुपए होगा। 100 नंबर ऑफ शेयर्स जो है या बॉन्ड यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ बॉन्ड 100, फेस वैल्यू 100 इंटू इंटरेस्ट रेट है हम लोग का 8% और हर साल के लिए मिलेगा, तो 8% इंटू 1 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हम लोग का आ जाएगा 800 रुपए। तो हर एक केस में 800 ही आएगा, यहाँ पर भी उतना ही आएगा, यहाँ पर भी उतना ही आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो 800 रुपए, तो 800 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। आई है हम लोग का यहाँ पर 10% डिस्काउंट रेट। तो 1 - 1 / 1 + 10% होल टू दी पावर 3। 2 3। 1 / मेमोरी रिकॉल -1 × 8,000, सॉरी 800 / 10%। 1989। तो जो इंटरेस्ट मिलेगा 800 रुपए करके 3 साल में, वैसे तो देखने में 2,400 लग रहा है कि 800 800 800, लेकिन उसका आज का वैल्यू है 1989। तो टोटल बेनिफिट कितना मिल रहा है, टोटल बेनिफिट जो है वो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद 1989 प्लस 7,513 9,502। तो इतना बेनिफिट मिल रहा है 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके। तो करना तो बेवकूफी है, क्योंकि अगर मुझे बेनिफिट ही इतना मिल रहा है तो 10,000 का बॉन्ड खरीद के करे क्या, मेरे लिए लॉस है। तो यहाँ पर लिखेंगे शुड नॉट बी बाय। परचेस्ड। हाँ, शुड नॉट बी परचेज, तो हमें परचेज नहीं करना चाहिए या बाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन सेम तरीके से दिया है, एग्जाम्पल 40। तो इसमें देखो बोल रहा है एन इन्वेस्टर इंटेंड्स परचेजिंग ए 3 ईयर 1,000 पर वैल्यू बॉन्ड हैविंग नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। मतलब जो बॉन्ड खरीदा गया है 3 साल उस बॉन्ड में इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा, उसका पर वैल्यू है 1,000 रुपीज करके, और इंटरेस्ट रेट है, मतलब जो बॉन्ड तो लोन होता है तो इंटरेस्ट मिलेगा 10% करके, कुछ नहीं बोला है। तो पर एनम एट व्हाट प्राइस द बॉन्ड में बी परचेस्ड, कितने रुपए का बॉन्ड हमें खरीदना चाहिए इफ इट मैच्योर्स एट पार, अगर इसका मैच्योरिटी पार पे होगा, मतलब मैच्योरिटी पार या प्रीमियम पे हो सकता है, बोल रहा है मैच्योरिटी पार पे ही होगा। एंड द इन्वेस्टर रिक्वायर्स रेट ऑफ रिटर्न 14%, और इन्वेस्टर चाहता है कि रिटर्न रेट जो है वो 14% हो, मतलब हमें प्रेजेंट वैल्यू 14% के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। तो हमें ये पूछा है कि कितने प्राइस पे ये बॉन्ड हमें खरीदना चाहिए, मतलब मार्केट में उतना प्राइस होगा तो खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे, मतलब एक माइंड सेटअप होगा सारी चीज कैलकुलेट करके कि ये बॉन्ड इतने का अगर मार्केट में मिलेगा तो हम खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टर इस तरीके से सोचता है। तो बॉन्ड खरीदते वक्त हमें दो बेनिफिट मिलेगा, एक हो जाएगा सिंगल कैश फ्लो और एक हो जाएगा हम लोगों का एन्युटी। तो बेनिफिट्स जो है
दोनों बेनिफिट्स को हमें प्रेजेंट वैल्यू में निकालना होगा। एक हो মানে ম্যাম जाएगा एन्युटी। কিনতে বলছে, হ্যাঁ বলো। বলছি 1,000 টাকা করে বন্ডটা কিনতে বলছে। হ্যাঁ 1000 টাকার বন্ড কিনতে বলছে, 1000 টাকার। জন্য। হ্যাঁ। পারচেজিং এ 3 years 1000 पर वैल्यू। हम्म। सिंगल कैश। ठीक है। तो एन्युटी में हमें क्या मिलने वाला है, एन्युटी किसका निकालना है, इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, कितना होगा, हर साल सेम ही होगा। एक एक निकालेंगे तो बाकी सब निकल जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, 10% इंटरेस्ट रेट है। ठीक है। हर साल मिलेगा तो 1 ईयर या फिर 12/12 लिख सकते हैं। 12/12 मतलब 12 months by 12 months, या फिर 1 ईयर लिख सकते हैं। इनटू होता है नंबर ऑफ बॉन्ड इनटू फेस वैल्यू। अब यहाँ पर ना हमें अलग से फेस वैल्यू और नंबर ऑफ बॉन्ड जो है कुछ नहीं बोला है, हमें डायरेक्टली बोल दिया है। हाँ फेस वैल्यू पता है, पार पार वैल्यू का मतलब ही फेस वैल्यू होता है। 1000 रुपीज का बॉन्ड खरीदा गया, लेकिन कितने सारे हैं वो नहीं बोला है, तो हम लोग टोटल 1000 ही मानेंगे। ठीक है, कितना सारा है वो नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास वैसा कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 100 रुपीज करके, 100 रुपीज करके 3 साल तक इंटरेस्ट